नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक न्योता है जिसको लेकर के बहुत सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात यह है कि ये न्योता क्यों मिला। जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से न्योता कि आओ हमारे हो जाओ, हमारी पार्टी के साथ आ जाओ। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि हुआ क्या। बीजेपी का जयंत चौधरी को एक न्योता था। बीजेपी ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर डोरे डाले। जयंत चौधरी के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, ये बीजेपी की तरफ से बयान आया। चुनाव के बाद बहुत सारी संभावनाएं हैं। कल दरअसल एक मीटिंग हुई थी अमित शाह, उसमें मिले जाट समाज के बहुत सारे नेताओं से और वहीं पर यह बात बताई गई, उछाली गई। बीजेपी फिर यह भी कहती है कि अभी तो जयंत चौधरी ने एक घर चुन लिया है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। इस पर कल ही जयंत चौधरी का जवाब आया। उन्होंने बोला बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी कहते हैं कि न्योता मुझे नहीं है, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दिया जाना चाहिए जिनके घर आपने उजाड़ दिए। मैं कोई चवन्नी नहीं। ये आज उन्होंने बोला मुजफ्फरनगर में, वो सीधा मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि मैं पलट जाऊंगा। सोच समझकर फैसला किया है, बंद कमरे में फैसला नहीं किया है। यह जयंत चौधरी की तरफ से बयान आया। अब वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और बीजेपी के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, आज पूरी फैक्ट्री उतरी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटरों को रिझाने के लिए। तो जो सवाल इंडिया का है वो है अब आपके स्क्रीन पर। बीजेपी का जयंत को न्योता मिनटों में खारिज। कहते हैं कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। पश्चिमी यूपी पर एक जंग छिड़ी है कि जाट किसके। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, सारे तारे आज जमीन पर है और जयंत चौधरी भी मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। और सारी जद्दोजहद किस चीज पर? जाटों पर। जाटों के ठाठ आखिर किसके साथ? और जैसे कि यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलन है बोलने का, किधर लठ गाड़ेगा यूपी का जाट, यह सवाल है जो हम पूछेंगे। आइए सबसे पहले आपको आरएलडी नेता जयंत चौधरी उनसे बातचीत सुनाते हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। मेरे साथ में आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जयंत जी, ये बताइए, आपने अभी भाषण दिया, आपने कहा मैं चवन्नी नहीं हूं जो मैं चला जाऊंगा। तो जो गृह मंत्री ने आपको ऑफर दिया कि बीजेपी के दरवाजे अभी भी आपके लिए खुले हैं। देखिए, वो मुझे कोई ऑफर नहीं, वो तो अब जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाह रहे हैं। चुनाव के पहले जो स्टंटबाजी बीजेपी करती है वो कर रही है। इनसे पूछिए 5 साल में इन्होंने क्या सम्मान दिया किसानों को। अच्छा, आज जो मीटिंग बुला रहे हैं, जो लोग मीटिंग में गए, उनसे पूछिए जब किसान रोंदे जा रहे थे उनमें से किसी एक ने भी बयान दिया? सरकार में मलाई खाने को हैं ये लोग या जनता के मुद्दों को के लिए लड़ने के लिए हैं ये लोग? सर, लेकिन एक शक कर रहे हैं लोग कि हो सकता है कि चुनाव के बाद आप चले जाए बीजेपी के पक्ष में। इन बातों का कोई आधार नहीं, निराधार बातें हैं। हम तो ईमानदारी से लगातार पहले दिन से किसानों के साथ रहे, हाथरस में हमने लाठियां खाई। मेरा एक बयान ऐसा नहीं है जिसमें कहीं ये कहीं किसी प्रकार का भी कोई डाउट किसी के मन में खड़ा हो। मैं दिशा बदलने वाला नहीं हूँ। अच्छा सर, एक और सवाल उठता है कि मुजफ्फरनगर को हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानी जाती रही है और दंगे के बाद सबसे ज्यादा सियासी फायदा बीजेपी को यहाँ पर पहुंचा। तो किस तरीके से इस हिंदू ध्रुवीकरण से आप लोग निपटेंगे? मुजफ्फरनगर किसानों के लिए क्रांति भूमि है। जितने बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए उसमें मुजफ्फरनगर के लोगों की बड़ी भूमिका हमेशा रही। ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है और इसलिए ये कोई नफरत की प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर के लोग नहीं बनने देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं किसान नेता राकेश टिकैत का, क्योंकि सारी जद्दोजहद जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को रिझाने पे चल रही है। टिकैत साहब, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि सपा और रालोद वो जाट और मुसलमान की जो एकता है, जो कि एक संदेश भी था आपकी महापंचायतों में, वो एकता का प्रतीक नहीं है। इस वजह से कल एक बड़ी तगड़ी मुहिम छिड़ी भाजपा द्वारा जाटों को रिझाने की। जाट के मन में क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मैं आपसे जानना चाहता हूं। भाई, मैं तो अध्यक्ष हूं नहीं। जो कोई जातियों का अध्यक्ष होगा वो तो सवाल आप उससे करो। हम तो किसान की बात करते हैं। तो चलिए मैं किसानों से पूछता हूं। तो हम करते नहीं। जाट छोड़ देते हैं, मुसलमान छोड़ देते हैं। बताओ। मैं किसानों पर सवाल पूछता हूं क्योंकि आपकी महापंचायत में
जाट हाँ। किसान भी आए थे हाँ। और मुसलमान किसान भी आए थे और एकता का नारा दिया था, आप ही ने दिया था। ऐसे में ये किसान जो वहां वोट तो डालने सब, जाएंगे, वहां उनके तो मन सब में लोग क्या है? आए थे। 13 महीने का आंदोलन चला के दिल्ली में और सरकार 1 साल से नहीं मिली, तो जिसको वोट देनी होगी वो दे लेंगे। पर टिकैत जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आपने देखा कि बहुत सारे किसानों के नाम पर ये जो राजनीति हो रही है कि किसानों के साथ बुरा हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, तो अब जब इतने सारे नेता वहां जमीन पर उतरे हुए हैं, कुछ मुजफ्फरनगर में हैं, कुछ और अलग अलग जगहों पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 3 कृषि कानून वापस हो जाने की वजह से थोड़ा सा हमदर्दी बीजेपी की तरफ हुई है किसानों की या नहीं? हम तो ये कह रहे हैं कि आंदोलन से सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे में किसान का नाम लग गई लेने, तो आंदोलन से ये फायदा तो हुआ कि सब पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेना शुरू करा है सबने। ये फायदा तो जरूर हुआ कि किसान का नाम लेना शुरू करा है। और आंदोलन देश में मजबूत चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आंदोलन मजबूत होगा तो काम तो अपने करवा ही लेगा किसान उनसे। तो आंदोलन को मजबूत चाहिए रहना। बहुत सारे मुद्दे ये उठाए जा रहे हैं टिकैत साहब, जैसे कि अगर आप आरएलडी से बात करें या समाजवादी पार्टी से बात करें, तो उनका ये कहना है कि बहुत सारे किसानों के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी सही संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मसलन लखीमपुर में जो गाड़ी चढ़ाई, उसमें अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। आपको लगता है ये किसान जो कि वोट डालने जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसके दिमाग में ये, जहन में ये बात रहेगी? हाँ, रहेगा। जो आधे रेट में अपनी फसल बेचेगा वो वोट दे लगा जहां देगा। हम क्या उसको कहने लगे कहां देनी। लखीमपुर खीरी की घटना, जो वादा करा था अभी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में भी जो वादे पूरे करे वो भी पूरा अभी नहीं हुआ। उसमें 31 तारीख में किसान आंदोलन देश भर में फिर एक प्रदर्शन कर रहा है वादा खिलाफी का, तो भी कर रहा। और 8 वोट देनी होगी किसी को तो दे लगा। लखीमपुर खीरी की घटना हमेशा याद किसान के रहेगी। टिकैत साहब, मेरा एक हरियाणा सवाल, में 15 रुपए हाउस पावर है बिजली का रेट। बिजली का रेट 15 रुपए हाउस पावर है हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में 175 है। 12 गुना महंगा है यहाँ पे। वोट दे लगा जहां पे देनी उसको। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी जितनी भी महापंचायत हुई थी, नरेश टिकैत साहब ने जो की, आपने जो की, उसमें मैं बार बार इस बात का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि 2013 में जो हुआ उसको भुला करके बहुत सारे खाप के जो नेता, चाहे वो जाट समुदाय के हों या मुसलमान समुदाय के हों, उन्होंने साथ में एक एकता का नारा दिया था। आपको लगता है कि वो एकता अभी भी बरकरार है? अब ये कहा कि वहां पे जो किसान हैं, गांव में रहते हैं, मजदूर हैं, वो किसी जातियों से नहीं है, वे हर जाति के हैं। और वो जो ट्राल इनका है वो ट्राल अब दोबारा नहीं चलेगा। जो स्टार्ट गाड़ी को पुराने मॉडल से ये सफर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सफर, वो अब नहीं होगा। पुराना मॉडल हो गया, वो चलेगा नहीं अब। ये संदेश किसके लिए है टिकैत साहब? बीजेपी के लिए, कि जो उन्होंने जिस तरीके का ध्रुवीकरण किया भाई वो अब दोबारा नहीं होगा? मैं कहा कि जो भी पुराने मॉडल की गाड़ी लेकर उससे आना चाह रहे फिर मार्केट में, तो नहीं अब चलने की। अब तो नए नए मॉडल की गाड़ी आएगी, नए इशू आगे, विकास का इशू रहेगा, हॉस्पिटल का इशू रहेगा, बच्चों के खेल के मैदान का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, ये इशू रहेंगे। अब तो पुराना मॉडल हो गया, नहीं रहेगा। उस मॉडल पर तो जनता जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना, वो नहीं रहेगा। आपका हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना, ये 2.5 महीने के पैरोल पे है, ये तो सब खत्म होगा। ये गाड़ी पुरानी होगी, ये चलने वाली अब नहीं है। टिकैत साहब, ये बड़ी आप रोचक बात बोल रहे हैं कि पुराना मॉडल जो है वो नहीं चलेगा। मैं आपसे एक सवाल ये दोबारा पूछना चाहता हूं कि पुराना मॉडल क्या है? ध्रुवीकरण का मॉडल है क्या? चलाना, अरे पुराना मॉडल ये तो है भाई, हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना, ये पुराना मॉडल है। ये अब चलेगा ही नहीं यहाँ पे। ये इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और गांव के लोग पानी लेकर बैठे, उस पर तुरंत पानी डालने का कोशिश करें, वह चली नहीं रही। हाँ, तुरंत धसा दे उसको, वहीं की वहीं धसावे। जैसे ही वो स्टार्ट हो
हाँ। और चलेगी वो तुरंत की तुरंत वहीं धसा देते हैं गांव के लोग। ये किसान वो चलेगा ही नहीं मॉडल। पर आप ये नया मानते issue- हैं कि ये पुराना मॉडल चलाने का प्रयास हो रहा है और अब लोग इतने सक्षम हैं, हाँ, प्रयास हो रहा है चलाने का। हाँ। पर वो किसान प्रयास हो रहा और चलाने लोग का चलने इसको। नहीं दे रहे। ना चलने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से उल्लेख कर दें कि मुद्दे क्या हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, क्योंकि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में हमने देखा है मुद्दे कि तो जबरदस्त पूरे तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है। पूरे देश के मुद्दे तो एक ही है, विकास का मुद्दा रहेगा, हॉस्पिटल का मुद्दा रहेगा, स्कूल के मुद्दे रहेंगे, सड़क के मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, बिजली के रहेंगे, ये मुद्दे रहेंगे। आधे रेट में किसान अपनी फसल बेच रहा है, वोट दे लगा उसको जहां देनी है। आप ये मानते हैं टिकैत साहब, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, आप ये मानते हैं कि शुरुआत में शायद उस मॉडल, पुराने मॉडल की सवारी कर ले गए थे लोग और इस वजह से उनको अब एहसास हो हाँ, गया कि कई इस पुराने साल से- मॉडल में नहीं चलना? हाँ, ना चलना नहीं है, चल जाओ पुराना मॉडल, एक आध बार तो चल जा भाई, एंटीक पीस भी चल जा कभी कभी। लेकिन अब चल गया कि एंटीक पीस शीशे में दिखाने के लिए ठीक लगता है, पुराना मॉडल है, लेकिन वो दौड़ नहीं पाता। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, जिन्ना और गन्ना में से क्या किसान ने पूरी तरीके से गन्ना चुन लिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और क्या इसी आधार पर वोटिंग होगी? और क्या चुन रहा, क्या उसने, मैं कह रहा कि और क्या चुन रहा, क्या उसने गन्ना चुन रखा। चिन्ना तो यहाँ पे 15 मार्च को चला जाएगा यहाँ से। हाँ। वो तो 2.5 महीने का सरकारी मेहमान है, हाँ, वो सरकारी स्टेज पे स्पीच देगा। हमने कहा भाई इसकी स्पीच मत सुनना, क्योंकि वो स्पीच सरकारी होगी और वो चला जाएगा, फिर कहां ढूंढोगे उसको। 15 मार्च की डेट ही क्यों? नतीजा तो 10 मार्च को आ रहा है। वो 5-7 दिन तो फिर मेहमानगिरी लेगा, एक आध जगह अपने इंगे तिंगे घूमेगा, फिर उसको जाना होगा तो एक आध दिन तो भाई फिर दावत सावत खाओगा इंगे तिंगे, फिर जागा। 15 तारीख लगी जा, फिर एक आध दिन तो लगी जा मेहमानगिरी में। चलिए, बहुत बढ़िया। टिकैत साहब, जो खास मेहमान हो वो कई दिन बाद में जाता है। हाँ, टिकैत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश टिकैत, जिन्होंने ये बोला कि जिन्ना विन्ना जो है ये मेहमान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 15 मार्च के बाद फिर ये मेहमान जो है वो नहीं दिखेंगे और पुराने मॉडल की गाड़ी अब की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। जिक्र बड़ा साफ था, किस चीज को वो बोल रहे थे, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं विवेक कुमार श्रीवास्तव, नेता हैं बीजेपी के, अब्बास हैदर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, त्रिलोक त्यागी, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, और अनुभव चक, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले श्रीवास्तव जी, आपने सुना टिकैत साहब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नेता हैं, उनका ये कहना है कि ये बार बार ये पुराने मॉडल की गाड़ी नहीं चल सकती, एक आधा बार आपने जरूर चला ली हो, ध्रुवीकरण की गाड़ी अब दोबारा नहीं चलेगी। देखिए संकेत जी, टिकैत साहब ने अपने विचार रखे, वो उनके विचार हैं। रही बात ध्रुवीकरण की, तो ध्रुवीकरण की बातें कर कौन रहा है? जिन्ना का नाम लिया किसने? पाकिस्तान का नाम लिया किसने? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं लिया, अखिलेश यादव जी ने लिया। जिन्ना का नाम लिया, हरदोई भी लिया, ना मौका था ना उस मौके की कोई ऐसी नजाकत थी जिस समय उन्होंने लिया। और पाकिस्तान का भी नाम जब लिया तो उस प्रश्न में कहीं पाकिस्तान का नाम लेकर के प्रश्न नहीं पूछा गया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का लिया। तो एक वर्ग विशेष के ध्रुवीकरण की कोशिश अखिलेश यादव जी के द्वारा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी ध्रुवीकरण की कोशिश को, ऐसे किसी, लेकिन ये बात सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सीधा अब जाटों को रिझाने की कोशिश कर रही है, कि जरा सा आपने थोड़ा सा वो दिक्कत देखी कि उनके कुछ कैंडिडेट्स में आपस में कुछ अनबन है, सिवल खास में या कहीं और, तो तुरंत आप जाट रिझाने चले गए। देखिए, जाट हमारे अपने हैं,
हमारे साथ काम किए हैं और हमने किसानों के लिए अपने सरकार में जितना काम किया संकेत जी, उतना किसी सरकार ने किसानों के लिए काम नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम मुद्दे किसानों के हल हो गए, बहुत से काम अभी करने, बहुत काम सरकार ने किया है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के आज तक जितने भी काम हमने किए हैं, उतना काम किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने ठीक है। त्रिलोक त्यागी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, प्रवक्ता आरएलडी त्यागी जी, आप मुझे ये बताइए, ये बात भी तो सच है ना कि आपने भले ही एक रणनीति बनाने की कोशिश की हो, लेकिन जमीन पर उसकी स्थिति यह हो गई है कि एक अनबन दिखाई दे रही है। बहुत सारे जाट समुदाय के लोग और मुसलमान समुदाय के लोग जो हैं वो नाराज हैं, कैमरे में कैद है ये नाराजगी। तो राजनीतिक दल अगर इस नाराजगी का फायदा उठाना चाह रहा है तो वो क्यों ना उठाए? देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, चाहे वो टीवी के जरिए कर रही हो, चाहे इलाकों में कर रही हो, वो गलत प्रचार कर रही है। कोई हमारे कार्यकर्ताओं में कोई द्वेष नहीं है। कहीं किसी का टिकट एकाध कहीं कटता है तो थोड़ा बहुत नाराजगी होती है। जाट मुसलमान का सवाल नहीं है, किसान और मुसलमान इकट्ठा खड़ा है पश्चिमी यूपी में, और वो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने की तैयारी में है। कल इन्होंने जो मीटिंग की है, ये कह रहे हैं कि साहब जाट लोग हमारे साथ आए, हमसे गलती हो गई है, जयंत चौधरी जी को हम बुला रहे हैं। अरे आप जयंत चौधरी जी को बुला रहे हो, 750 लोग बॉर्डर पे मर गए, उनके घरों में मातम छाया हुआ, आपने एक लेटर नहीं भेजा उन्हें संवेदना का, आपने 1 रुपया नहीं दिया उन्हें सहायता का। आप बात कर रहे हैं किसानों की। और मैं कहना चाहता हूं आपको, ये लोकदल चौधरी चरण सिंह जी का बनाया हुआ है, ये किसानों की पार्टी है। इसको जाट से या किसी एक जाति से न जोड़ें। जयंत चौधरी कोई एक जाति के नहीं है, जयंत चौधरी किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी के वंशज हैं। और मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह की राजनीति गांव गरीब और किसान की राजनीति थी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किसान के विरोध की राजनीति है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, 1 मिनट मुझे दें, एक उदाहरण दे रहा हूं। चौधरी चरण सिंह जब सरकार में थे तो किसान के यूरिया का रेट 122 रुपए से उन्होंने 75 रुपए किया कट्टे का। आज मोदी जी ने 75 रुपए का जो यूरिया का कट्टा था, उसमें से 5 किलो खाद निकाल लिया, 45 किलो का कट्टा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये 5 किलो खाद कहां गया? ये 5 किलो खाद ना किसान के घर से चोरी हुआ, ये सरकार को भी नहीं गया, ये चला गया भारतीय जनता पार्टी के दानदाताओं को और यूरिया बनाने वाली फैक्ट्रियों को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गन्ना मिल का पैसा नहीं मिला आज तक। गन्ना 4000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया, और जो 5 साल में गन्ना का पैसा लेट मिला है। गन्ना अधिनियम में ये है कि 15 दिन के बाद जो पैसा मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपकी समझ रहा हूं, लेकिन अनुभव चाक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, अगर बीजेपी पलट के ये कह रही है कि आओ हमारे साथ हो जाओ, तो अगर ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है तो और क्या है? कल आरएलडी ने यही बोला कि आपको हमारे द्वारे देखने की जरूरत पड़ रही है, ये अपने आप में कमजोरी का प्रतीक है। भाई 2019 में तो नहीं देखा, 2017 में भी नहीं देखा। ये इनकी हताशा है, ये हार नहीं, इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। देखिए अंकित जी, आपकी बात का जवाब दूं, उससे पहले जो ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में वीडियो हमने भी देखे और आप भी देखे, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कैंडिडेट के जो कार्यकर्ता है, वो किसी वीडियो में कहते दिखाई दे रहे थे कि अगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो हम घुस भर देंगे, हम यहाँ पे इतने हजार हैं, वो इतने हजार हैं। ध्रुवीकरण की शुरुआत इस तरीके की घटनाओं से होती है। इनके कैंडिडेट कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ठीक करने का काम करेंगे। तो ध्रुवीकरण करने का प्रयास कौन कर रहा है, ये सूबे की जनता बखूबी देख रही है। तो दूसरी बात आपने कही जयंत चौधरी जी वाली, तो अमित शाह जी ने उनको न्योता दिया, और न्योता इस नाते दिया कि यदि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो और जिस रास्ते पे जाके समाज का बंटवारा होता है या जो एक तरीके से सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनको मजबूती मिलती है, तो ऐसी शक्तियों के साथ ना जाके आप यदि हमारे साथ आ जाओगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये समझाने के उसमें है। इसमें किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यदि कोई कमजोरी देखता है तो वो उसकी अपनी समझ है। ऐसा कतई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से कमजोर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें प्राप्त करने जा रही है। ठीक है। लास्ट में मैं आपके पास आना चाहता हूं अब्बास हैदर जी, आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए बड़ा क्रूशल है, बाकी सब चरणों में किस तरीके का समीकरण बैठेगा वो जैसे जैसे चरण आएंगे हम बात करेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
ये एकता, जाट मुसलमान एकता, 17% जाट और मुसलमानों की भी आबादी बहुत ज्यादा है, क्या ये आपका सक्सेस का फॉर्मूला है और क्या ये आपने क्रैक कर लिया है? मैं सीधा सीधा सवाल गणित का कर रहा हूं। संकेत जी, निश्चित रूप से हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरह से है, और बल्कि अगर आप अमित शाह जी को देखें तो उनको 250 लोग ही मिल पाए जिनके साथ वो बैठक कर पाए, और वो भी उन्होंने उसके लिए भी लुटियन दिल्ली का एक बंगला चुना। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर के किसानों से बात करते। मैं बता रहा हूं आपको, योगी आदित्यनाथ जी आज योगी आदित्यनाथ जी बिजनौर गए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मेरी बिजनौर में बात हो रही थी, पुलिस से पूरी तरह सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। एक उन्होंने गली चिन्हित करी थी जहां पे जिसको सजाया गया था, जहां पे वो प्रचार के लिए जा रहे थे। इतना डरे हुए हैं ये लोग कि इनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, लोग इनका विरोध करेंगे, जैसे उप मुख्यमंत्री का किया गया मथुरा में। तो इतना डरे हुए, हताश है। और आप एक चीज और देखेंगे, जो 250 लोग मिले हैं लुटियन दिल्ली के उस बंगले में अमित शाह जी से, उसमें भी चाहे वो बालियान खाप हो, चाहे वो मलिक खाप हो, चाहे वो दहिया खाप हो, देशवाल खाप हो, किसी भी खाप का कोई महत्वपूर्ण नेता, कोई प्रमुख नहीं मिला है उनसे। आप समझिए कि इनकी हताशा है जिसकी वजह से इनको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का जो सूरज है वो डूब रहा है। ये बखूबी इस चीज को समझ चुके हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव, अब्बास हैदर, त्रिलोक त्यागी और अनुभव चाक, आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं राजनीतिक हलकों में, तमाम बातें हो रही हैं, हेट स्पीच को लेकर बात हो रही है, ध्रुवीकरण को लेकर के बात हो रही है, और वैसे भी चुनाव का मौसम है। लेकिन आरएसएस के मन में क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई मेहमान होगा, इंद्रेश कुमार जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत इंद्रेश जी एनडीटीवी में। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो राजनीति हो रही है अभी पिछले 10 दिन में, हमने इंद्रेश जी देखा जिन्ना, अब्बाजान, ये सारी चीजें जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम उभर करके एकदम सामने सतह पर आ गई। इस ध्रुवीकरण की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं सर्वप्रथम एनडीटीवी का बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। जब सारे देश ने गणतंत्र मनाया है, आप उसी गणतंत्र का लोकतंत्र स्थिर हो, मजबूत हो और वह निरंतर प्रगत हो, इसके लिए कार्यरत हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा है, मैं एक ही बात कहूंगा, हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम और हिंदुस्तान के लोगों को मजहब पर बांटने का काम, यह घोर निंदनीय और अशोभनीय है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैंने हजारों ने लाखों मुसलमानों से उत्तर प्रदेश में इंटरेक्ट किया है। मैंने मुशहरों, राजभर हों, लोध हों, निषाद हों, ऐसे अनुसूचित और जनजातीय समाज के भी बहुत बड़े, नहीं हजारों हजार से संवाद किया है। मैंने जाट होंगे, गुज्जर होंगे, ब्राह्मण होंगे, बनिया होंगे, राजपूत होंगे, ऐसे भी सारे समाज से त्यागी होंगे, हजारों हजार से इंटरेक्ट किया है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक के उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैंने ये पाया है, लोग ना जातियों में बंटना चाहते हैं, ना मजहब में लड़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें बांटे नहीं और लड़वाए नहीं, ऐसे ही राजनेता और दल चाहिए। जिन्ना पर जिन्होंने कहा देशभक्त है, उन्होंने बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, गौस खां, खुदा बख्श से लेकर बापू और सुभाष तक, कैप्टन आबिद हसन तक, सबका अपमान करने का काम किया है। इसलिए जिन्ना को देशभक्त कहना या पाकिस्तान को और खतरे की क्लीन चिट देना, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि राजनेता और
मुसलमान के बारे में कहना चाहते हैं कि वो प्रो पाकिस्तान है, प्रो विभाजन है और वह प्रो कट्टर है, वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी नहीं है। यह अशोभनीय पर है। इंद्रेश जी, ये तो निंदनीय कहानी का एक राजनीति पहलू नहीं हुआ। करनी चाहिए। ये कहानी का ये एक पहलू हुआ, अशोभनीय है। लेकिन इसका ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करना, अब जैसे कि आप देखें जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोल दिया कि ये चुनाव जो है वो 80 बनाम 20 का होगा। अब ये कोई भी जानता है कि ये जिक्र किस बात का है, भले ही उसको स्पिन देने का प्रयास किया जाए, लेकिन 80% उत्तर प्रदेश में कौन सी आबादी है और 20% किसकी आबादी है, हर कोई जानता है। ऐसा है कि अपनी अपनी सोच है। 80% का अर्थ यह है जो सबको विकास दे, 20% का अर्थ है जो सबको दंगे दें, अपराध दें और गुंडागर्दी दें। सोच अपनी अपनी है, बात एक ही कही है। जिसको मजहब में बांटना था उन्होंने 80 और 20 को मजहब में बांटा, जिन्होंने विकास में बांटना था या एक पीसफुल और डेवलप्ड उत्तर प्रदेश में बांटना था। इसलिए मैं अभी एक जगह पर था, वहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन पार्टी ने एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए बताया कि उनके राज में 170 दंगे हुए, 150 दंगे हुए, 250 दंगे हुए, पर एक ने भी ये नहीं कहा कि आज के राज के अंदर कोई दंगा हुआ। इसी से सिद्ध हो रहा था। मैंने हंसते हुए पूछा कि आपने आज की योगी सरकार पर दंगे का कोई आरोप नहीं लगाया, एक दूसरे के दंगे गिनाए, इसके लिए आपको बधाई हो। अब 20% दंगा वाले हैं और 80% दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश वाले हैं। यह भी एक विवेचन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। 20% वो हैं जिन्होंने और घरों में बिजली नहीं दी, बड़ी मुश्किल से बिजली मिलती थी। उत्तर प्रदेश के ही गांव के लोग कहते थे, जब आप पत्रकार पूछने जाते थे तो कहते थे मोमबत्ती या लालटेन जलाकर हम उस बिजली को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और आज वहां पर 15 घंटे 16 घंटे गांव तक में बिजली है। एक सवाल इंद्रेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आपने 80 और 20 का 80% वो हैं जिन्होंने उजाला दिया। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे लेकिन ये भी पूछना चाहता हूँ, अपराध और गुंडागर्दी है। हाँ, उन सारे में अपराध और गुंडागर्दी थी, गांव में लोग। पर इंद्रेश जी मेरा सवाल आपसे एक जो अपराध मुक्त 20% है अपराध और गुंडा युक्त। इंद्रेश जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देखिए कि हेट स्पीच से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक दीपक त्यागी हैं जो अपने आप को यति नरसिंहानंद बताते हैं, 4 हफ्ते हो जाते हैं उनके खिलाफ उत्तराखंड की पुलिस और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछना शुरू कर देता है तब कार्रवाई होती है। कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण का जो आरोप है उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं उसमें से कहूंगा, राहुल ने कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व को उसने अपमानित किया, यह भी तो हेट स्पीच है। तौकीर रजा ने कहा कि हमें 15 मिनट मिल जाएं, हिंदू को संरक्षण नहीं मिलेगा कहीं, ये भी तो हेट और हॉट स्पीच है। इसी तरह से सावरकर का अपमान करना, अगर गांधी का अपमान करना हेट्स और हॉट स्पीच है, तो सावरकर का अपमान करना और पट्टिका हटा देना ये भी तो हेट और हॉट स्पीच है। लेकिन ये कहना कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो, कत्लेआम कर दो, ये तो जेनोसाइड की बात हो रही थी। उन्होंने हिंदुओं का कहा तो प्रश्न खड़ा होता है कि जिसने कहा हिंदू बस को रखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उसमें तो आप भी आते हैं। तो आपकी जिसने जेनोसाइड की बात की उसने उसकी जेनोसाइड की बात की। तो जितने भी जेनोसाइड की बात करने वाले लोग हैं, अगर उन सबको ये फीलिंग होनी चाहिए दे शुड नॉट टॉक लाइक दैट, वो फिर राहुल हो, तौकीर रजा हो, अखिलेश यादव हो या संत महात्मा जी हो। इसलिए यह जो हेट और हॉट स्पीच है, संघ पर 60-70 साल
यह आरोप सरकारें लगाती रही कि बापू को मरवाया है। आप सब भी न्यूज फ्लैश करते रहे। 60 साल जिन्होंने इतनी बड़ी और हिंसा बोई, तो उस हेट और हॉट स्पीच का खमियाजा कौन भुगतेगा? उसके लिए आप किसको कसूरवार मानेंगे? सत्ता थी, प्रमाण नहीं कर सके, प्रमाणित नहीं कर सके, आज भी बोल देते हैं। तो यह चरित्र हनन का, हेट और हॉट स्पीच का कितना क्रूर और घिनौना रूप है। इसलिए मैं कहूंगा यह इस तरह की बातें कोई भी हो, नहीं होनी किसी चाहिए, का भी हो, यह करना अशोभनीय और निंदनीय है। बिल्कुल। और इसके लिए इसलिए जब पत्रकार मेरे से एक तरफा बात पूछता है तो मैं कभी कभी ये लगता है कि वो भी पक्ष है कि निष्पक्ष है। इसलिए आप पूछते कि राहुल ने हिंदुत्व का अपमान करना, ये नहीं, मेरा सवाल तो सीधा है, जो नफरत फैलाए उसके खिलाफ कानून कार्रवाई क्यों ना करे? इसीलिए मेरा सवाल इंद्रेश जी था कि इसलिए आपका सवाल कार्रवाई करने में देर क्यों हुई? राजनीतिक संरक्षण पर सवाल था मेरा। फिर आपको पूछ रहा हूं, आपका अगर सवाल सीधा है, करना भी चाहिए, आप सीधे आदमी भी हैं, तो वो ये है, आप पूछते धर्म संसद के महाराज के बारे में पूछा, आपने राहुल की हेट स्पीच के बारे में प्रश्न नहीं किया, आपने अखिलेश की हेट स्पीच का प्रश्न नहीं किया, आपने तौकीर रजा की हेट स्पीच का प्रश्न नहीं किया, आपने ओवैसी की हेट स्पीच का प्रश्न नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर कहते ये महात्मा राहुल, तौकीर रजा, ओवैसी और अखिलेश, इन्होंने जो हेट स्पीच दी, इनके बारे में आपकी क्या राय है? तो मैं मानता कि आपने सीधा प्रश्न किया है और ठीक प्रश्न किया। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना था इंद्रेश जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल सिर्फ ये था कि अगर हेट स्पीच हुई है, जिसने भी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने में विलंब क्यों? और अगर विलंब हुआ तो क्या ये राजनीतिक संरक्षण का प्रतीक है या नहीं? ये मेरा सवाल था। अब आप मेरे से बताइए, तौकीर रजा को राजनीतिक संरक्षण किसने दे रहा है? आप ही बताइए। यूपी में सरकार बीजेपी की, राहुल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। संरक्षण कौन दे रहा है? इसी तरह से पंजाब में उस डीजी को कौन संरक्षण दे रहा है? तो इसी प्रकार से तिरंगे का अपमान करना लाल किले पर कौन सी सरकार थी वहां? ठीक है, तो हेट में किसी एक व्यक्ति या समुदाय को, इंद्रेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किसी भी एक व्यक्ति और समुदाय, जैसे कि इंद्रेश जी भी कह रहे थे, आप उसको उसके लिए नहीं बोल सकते। एक तरफा ये चीज नहीं, जो नफरत फैलाए उसके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है तो यह सवाल उठाना भी बहुत बहुत जरूरी है, और हम वक्त वक्त पे उठाते भी रहेंगे। इंद्रेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। किशोर उपाध्याय को कल ही कांग्रेस में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। और एयर इंडिया आज से टाटा ग्रुप की हो गई है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद कहा कि वे एयर इंडिया की वापसी से बहुत खुश हैं।